प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन तथा संबंधित घटना के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में किस तरह फूट डालकर भारत की एकता को तोड़ते हुए राज्य स्थापित किया, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम अंग्रेजों द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारत के मुसलमानों तथा हिंदुओं के बीच फूट डालने का जो प्रयास किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस तरह से हुई और वह किस तरह अंग्रेजों का समर्थक बन गया। इसके पश्चात हम मुस्लिम लीग की स्थापना तथा भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक अमिट दरार डालने का कुटिलतापूर्ण एवं योजनाबद्ध प्रयास आरंभ किया। अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां का उपयोग किया। 1857 की क्रांति के समय सैयद अहमद खान ब्रिटिश सेवा में क्लर्क थे। 1869 ईस्वी में सैयद अहमद इंग्लैंड गए, जिससे उन्हें स्वयं पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने का अवसर मिला। इंग्लैंड की संस्कृति से वे अत्यंत प्रभावित हुए। 1876 ईस्वी में वे भारत लौटकर स्थायी रूप से अलीगढ़ में बस गए। उन्होंने अपने जीवन के दो मुख्य लक्ष्य बनाए। प्रथम, अंग्रेज सरकार और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना एवं द्वितीय, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। उन्होंने अंग्रेजों को समझाने का प्रयास किया कि मुसलमान वास्तविक रूप से ब्रिटिश राज्य के विरोधी नहीं हैं और 1857 के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को पाश्चात्य ढंग से शिक्षित करना था। 1878 ईस्वी में यह स्कूल कॉलेज बन गया तथा शीघ्र ही यह कॉलेज मुस्लिम समाज पर अंग्रेजों के द्वारा प्रभाव डालने वाला केंद्र बन गया। 1920 ईस्वी में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यह कॉलेज अंग्रेजों का दृढ़ समर्थक बना। इस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्त अंग्रेज व्यक्ति मिस्टर बीक, जो 1883 से 1899 तक कॉलेज के प्राचार्य रहे, उन्होंने देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना से विद्यार्थियों को विमुख करने का काम किया। 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय सर सैयद अहमद ने इसके विरोध में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया तथा कांग्रेस के विरोध में पेट्रियाटिक एसोसिएशन देशभक्त संघ की स्थापना की। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किया। अलीगढ़ आंदोलन धीरे धीरे हिंदुओं एवं कांग्रेस के कट्टर विरोध में हो गया। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। सैयद अहमद का सबसे बड़ा कार्य यह था कि उन्होंने अंग्रेज शासकों के संदेह तथा शत्रुता को विश्वास तथा प्रेम में बदल दिया। दूसरी ओर जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होती गई, शिक्षित मध्यम वर्ग के मुसलमान उसमें शामिल होने लगे। अंग्रेजी शासन के लिए यह चिंता का विषय बना। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए प्रयास आरंभ किए। अंग्रेजी प्रशासन हिंदू और मुसलमानों के मध्य धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों को उत्तेजित कर दोनों संप्रदायों में इतनी प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करना चाहता था कि अंग्रेज सदा उनके बीच
मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल विभाजन के बाद सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था। अंग्रेज शासक भी कांग्रेस के आंदोलनों को विद्रोह के रूप में देखते थे, इसलिए वे कांग्रेस की एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा स्मृति पत्र के द्वारा अपनी कुछ मांगे उसके सम्मुख रखी। मांगों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों में मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। इस तरह लॉर्ड मिंटो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक बना, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। 1907 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के संविधान को लागू किया गया। मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: पहला, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना। दूसरा, ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मांग करना। तीसरा, लीग के उद्देश्य को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों एवं अन्य जातियों में यथासंभव मेलजोल रखना। संयोगवश लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सांप्रदायिक संस्था थी। अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लीग की स्थापना का विरोध किया और वे कांग्रेस में ही बने रहे। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आदि सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल भी चाटुकारी नहीं करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। 1909 में भारत के तत्कालीन सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य कांग्रेस के नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना था, परंतु इसका गहरा उद्देश्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान करना था। इसके द्वारा मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभुत्व रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के कारण मुस्लिम लीग पर उदारवादी तत्व हावी रहे। इसी कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व संबंधी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ी सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। इस तरह कांग्रेस ने भी अंततः सांप्रदायिक राजनीति को महत्व देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आए, जो आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बने। लखनऊ समझौता अस्थायी था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा। मुस्लिम लीग हिंदुओं के सामान्य हितों से भिन्न मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद
सांप्रदायिक एकता का यह आधार समाप्त हो गया, अर्थात लखनऊ समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना पृथक रास्ता पकड़ लिया। 1922 से 1927 के बीच कई सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू महासभा ने राष्ट्र उन्नति व शुद्धि आंदोलन चलाए। इधर मुसलमानों ने भी तंजीर अर्थात मुसलमानों को संगठित करना और तबलीग अर्थात इस्लाम का विस्तार करना आंदोलन चलाए। हिंदू महासभा से लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे नेता जुड़े। इस बीच 1925 में डॉक्टर केशव राव बलीराम हेगड़ेवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई। मार्च 1927 में कांग्रेस व लीग के नेता हिंदू मुस्लिम एकता पर विचार मंथन करने एकत्रित हुए। इस बैठक में लीग में फूट पड़ गई और नाराज लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना लंदन चले गए। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता के निधन के कारण जिन्ना पुनः भारत आए और मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभालने लगे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के प्रकाशन को जिन्ना ने हिंदू हितों का पोषण करने वाला बताया। कांग्रेस ने सांप्रदायिक मुस्लिम नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया, जिससे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम ने एक मंच से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। किंतु इसी बीच गोलमेज सम्मेलनों में सांप्रदायिक नेताओं ने अपने संप्रदाय के हितों की बातों के लिए संघर्ष किया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट प्रकाशित कराया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा धक्का लगा। इस पंचाट ने मुसलमानों के साथ ही सिखों, भारतीय ईसाइयों और दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिकता के क्षेत्र को और विस्तार दे दिया। 1930 से 1937 के मध्य कुछ मुद्दों के बाद भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे, लेकिन 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, जबकि मुस्लिम लीग की हालत बहुत खराब हुई। मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का अपना दावा सिद्ध करने में असफल रही। चुनाव के बाद कांग्रेस और लीग के बीच संबंधों में कटुता आ गई। 20 मार्च 1938 को मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस पर मुसलमानों के साथ अन्याय और अत्याचार का आरोप लगाया। जिन्ना की जिद के आगे कांग्रेस की एक न चली। बाद में मुस्लिम लीग ने यह दावा किया कि भारतीय मुसलमान एक समुदाय नहीं अपितु एक राष्ट्र है और उन्हें राजनीतिक आत्मनिर्णय का अधिकार है। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। कांग्रेस चाहती थी कि पहले ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य और भारत की स्वाधीनता पर अपने विचारों को स्पष्ट करे, जबकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। आइए अब हम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग पर बात करते हैं। इस चर्चा से पहले हम पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति पर नज़र डालेंगे। मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु यह धीरे धीरे विकसित हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1939 में गढ़ा। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान सम्मिलित थे, जिसमें पी पंजाब से, ए अफगान प्रांत से, के कश्मीर से, आई
इस्लामिस्तान अर्थात बंगाल से और TAN सिंध बलूचिस्तान से संबंधित था। अर्थात पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें प्रांत के अंतिम अक्षर को लेकर बनाया गया। जब रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी उस समय इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मुस्लिम लीग और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस विचार को एक लड़के की सनक कहकर टाल दिया। किंतु 23 मार्च 1940 ईस्वी का मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना जो प्रारंभ में राष्ट्रवादी मुस्लिम थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन 1920 के दशक के दौरान उन पर सांप्रदायिकता का ग्रहण लगना आरंभ हो गया था और 1928-29 में नेहरू रिपोर्ट के दौरान वे पूर्ण रूप से सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और अक्टूबर 1938 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। जिन्ना ने 1940 के इस लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे अंत तक अपने निर्णय पर अटल रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने आग में घी का काम करते हुए पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहित किया और इस तरह अंततः भारत विभाजन पर कांग्रेस को आम सहमति बनानी पड़ी।